हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, मेरे पीछे आप आम देख रहे होंगे। थंबनेल में आपने मैंगो डिप्लोमेसी नाम से एक शब्द देखा होगा, मेरे पीछे लिखा भी हुआ है। बात करें अगर भारत की, तो जो उत्तर भारत है खासकर, उसमें मई, जून, जुलाई वो महीने होते हैं जहां पे लोग छक्कर आम खाते हैं। इवन अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें, जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो वहां पे भी इक्वली प्रेम किया जाता है आम को। भारत में तो राष्ट्रीय फल कहा जाता है आम को, पाकिस्तान में भी कमोबेश यही हालात हैं। लेकिन जब हम मैंगो डिप्लोमेसी शब्द की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें देखना होगा कुछ ऐसे परिवर्तनों को जो इस समय इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे हाल में ही जो बांग्लादेश की जो अंतरिम वहां पे सरकार चल रही है, उसके जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लगभग 1000 आमों की एक खेप भेजी। बहुत से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसको मैंगो डिप्लोमेसी कह रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके इतिहास में जाएंगे कि कहां से शुरुआत हुई, कब कब हमको देखने को मिला, भारत के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, यूएस यानी कि अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, और कुछ अन्य डिप्लोमेसीज पे भी बात की जाएगी। और फिर एक छोटा सा प्रश्न होगा आपके लिए। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। आप मेरे पीछे मोहम्मद यूनुस साहब को देख सकते हैं। हुआ क्या है, इन्होंने 1000 किलोग्राम आम जो है वो भेजे। मैंने 1000 आम शायद कह दिया था। 1000 किलोग्राम आम भेजे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कि वो आम का महीना है तो आम खाएं वो। इसके पहले जो बांग्लादेश की हेड थी, जो सदर थी शेख हसीना जी, वो भी सरकारों को आम भेजती रही थी। क्योंकि एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप आम क्यों भेज रही हैं। उन्होंने कहा गर्मी में मैं वो जो वहाँ की लोकल माछ भेजूंगी तो वो बहुत गर्मी पैदा कर देगी, क्योंकि प्रोटीन बहुत होता है, तो आम खाएं। तो ये आम की डिप्लोमेसी वहां से शुरू हुई। और दिल्ली और ढाका के बीच क्या है, जो बर्फीले जो कूटनीतिक माहौल है उसको पिघलाने का काम शायद ये मैंगो डिप्लोमेसी करे। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, उन्होंने भी इस बात की शुरुआत की थी। और बांग्लादेश और भारत के बीच जो राजनीति होती थी वहां पे ये एक बड़ा ही मीठा सा उसका एक संस्करण है जो हमेशा से देखने को मिलता था। आगे बढ़ूं, मैं बताता चलूं कि स्टडी IQIAS में जो हमारे प्रतिज्ञा बैच हैं 2026, 27, 28, 29 के टारगेटेड बैचेस हैं। लॉन्ग टर्म बैच जो 27, 28, 29 के लिए, और टारगेटेड 26 का बैच जो आप हमारे सामने देख सकते हैं। 25 जुलाई से जो बैच शुरू हो रहा है, आदरणीय अमृत उपाध्याय सर उसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो नीचे लिंक के द्वारा या हमारी ऐप या वेबसाइट के द्वारा आप स्टडी IQ में प्रतिज्ञा बैचेस में जुड़ सकते हैं। आपकी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, या इंग्लिश भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बार जो बच्चे हिंदी माध्यम के रहते हैं उनको लगता है कि इंग्लिश में बेहतर लिख सकते हैं, समझने के लिए हिंदी चाहिए तो इंग्लिश, या अगर आप माध्यम इंग्लिश लगते हैं और हिंदी में चीजें ज्यादा क्लियर आपको होती हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और फिर अगर आपके साथ कोई आर्थिक समस्या है, हर महीने आप 11,000 रुपए का पारितोषिक पा सकते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो पूरी फीस वापस हो जाती है ना। उसके अलावा PRP MRP है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी दिल्ली में रह के आपको कराई जा रही। कितना बेहतर है ना। तो अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक के द्वारा या हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको अन्य फीचर्स भी मिल जाएंगे। और हमारी वेबसाइट पे जाके तो कर सकते हैं, बस नीचे कोड चल रहा होगा विकास लाइव, यू कोड आप इस्तेमाल कर लीजिए, अधिकतम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। ठीक है। बात करें यार ये कदम क्यों उठाया गया, तो देखिए अगर आप बांग्लादेश की स्थिति देखें तो यूं तो इस समय लग रहा है कि चीन का जो समीकरण है वो बांग्लादेश के साथ थोड़ा बेहतर हो रहा है, या कि ये कह सकते हैं कि भारत को घेरने के लिए चीन थोड़ा सा प्रयास कर रहा है बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले CPEC से जुड़ी एक मीटिंग हुई थी, मैंने उसको कवर भी किया था। वहां पे वो बांग्लादेश तक उसको एक्सटेंड करने की बात कर रहा था चीन। लेकिन कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है उसने श्रीलंका की हालत देखी है, नेपाल की हालत देखी है, मालदीव्स की हालत देखी है, शायद से वो एकदम से प्रभुत्व में ना आ जाए चीन के। लेकिन जो इस समय अमेरिका से जो टैरिफ का दबाव चल रहा है, अगर हम इसकी बात कर लें, या जो मिडिल ईस्ट में इस समय प्रॉब्लम चल रही, चाहे हम ईरान के पर्सपेक्टिव में ले लें या अभी सीरिया के पर्सपेक्टिव में ले लें, ये कारण, और जो म्यांमार के हालात हैं, मैं म्यांमार के हालात पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार से जो चिनलैंड में इशू चल रहा है, बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, भारत तो खैर हो ही रहे हैं, मिजोरम की मैं बात कर रहा था, ऑफ कोर्स वो बांग्लादेश भी माइग्रेट हो रहे होंगे। तो उस प्रकार की दिक्कतों में जो हमारा पुराना पड़ोसी रहा जिसने हमें आजाद कराया यानी कि भारत, उसके पास तो जाना ही चाहेंगे, इसलिए वो जाना चाह रहे हैं। ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक आम निर्यात करने वाले 3 देश निश्चित तौर पे भारत, मैक्सिको और पाकिस्तान।
और इनफैक्ट जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इंडियन डिप्लोमेसी और मैक्सिकन डिप्लोमेसी वैसे भी फेमस है। हाँ, वो अलग है, उसको बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये 3 देश है। टॉप 10 में बांग्लादेश भी आता है। मैं आपको बताता चलूं कि टॉप 10 में बांग्लादेश है, वो भी आता रहता है, ठीक है, शीर्ष 10 में शामिल है। और दुनिया में नए बाजार खोजने के प्रयासों में लगातार एक जितने की फेयर कंपटीशन चलता रहता है। तो शायद एक ये भी तरीका हो। खैर, दुनिया के इस हिस्से में आम सिर्फ एक स्वादिष्ट फल नहीं है। आम की टोकरी रहस्य, राजनीति, प्रतिद्वंदिता और कूटनीति से घिरी है। तो जिसे आप सिर्फ आम सोच रहे होंगे, दरअसल उसमें बहुत प्रकार की कूटनीति आप इमेज में देख सकते हैं कि हो सकता है कि लग रहा हो कि आम भेजा गया हो, पर यू नेवर नो कि क्या पैगाम भेजा गया हो, है ना। चलो बात करें इसके अलावा कि तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने से चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब वो चीन गए थे तो अपने साथ आम के बहुत सारे पेड़ लेके गए थे, ठीक है। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे 1950 के दशक में जब भी विदेश यात्रा पे जाते थे तो उपहार के स्वरूप आम जरूर ले जाते थे। बहुत सारी खेपे ले जाते थे वो आम की, ठीक है। जब भी कोई विदेश राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आते थे तो भी वो उनको बहुत गिफ्ट करते थे। एक उदाहरण आपको दिखा देता हूं कि 1955 में अपनी चीन यात्रा के दौरान नेहरू साहब जो थे, उन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, चाउ एन लाई को दशहरी और लंगड़ा आम के 8 पौधे गिफ्ट किए थे और प्रॉपर जिसे कहते हैं मेंटेन प्रजाति वो गिफ्टेड की थी, उपहार के रूप में दी थी। आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, इसी में वो गए और जिन्हें गुआंगझोउ पीपुल्स पार्क में लगाया गया था। और अभी भी जब बात होती है मैंगो डिप्लोमेसी की तो शुरुआत यहीं से कहीं ना कहीं मानी जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें उसी हिसाब से, तो जो सोवियत नेता निकिता खुश्चेव थी, जब वो मॉस्को से लौटते समय उनकी उड़ान के साथ जो उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी दशहरी आम थे उनको भी लदवा दिया गया था। तो इतिहास रहा है, इतिहास रहा है। बाद में राजीव गांधी ने 1986 में फिलीपींस का दौरा किया था। राजीव गांधी उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उस देश के राष्ट्रपति को भी उन्होंने आमों का एक डिब्बा भेंट किया था। तो इतिहास चलता आए आम का। जो नॉर्मल आपको फलों का राजा कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ठीक है। दिलचस्प बात क्या है कि फिलीपींस का राष्ट्रीय फल भी आम ही है, ठीक है। लेकिन वहां आमों का स्वाद, सुगंध और गुण निश्चित रूप से यहां के आमों जैसे नहीं है। हर जगह अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। जैसे खुद मनुष्यों में अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं, वैसे आम में भी अलग अलग वैरायटी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पर्सपेक्टिव रहा होगा जो चलता आया है। बात की जाए इसके आगे की तो आप जियाउल हक साहब को भी देख सकते हैं। जियाउल हक का भी इससे कनेक्शन है। उसके पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगस्त 1968 में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे मियां अरशद हुसैन, उन्होंने बीजिंग का दौरा किया, यानी चीन का दौरा किया। ये वही समय है जब चीन भारत को थोड़ा पीछे छोड़ चुका है और पाकिस्तान भारत का युद्ध हो चुका है, जहां पाकिस्तान हार चुका है। तो पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो उस समय माओ से तुंग थे, जो माओवाद के प्रमुख माने जाते हैं, उन्हें इन्होंने आमों का एक डिब्बा भेंट किया था, ठीक है। चीन में आम अभी भी एक अज्ञात फल था, तो तुंग साहब ने क्या किया, माओ से तुंग ने खुद इस पे नए फल को आजमाने के लिए विशेष रूप से उत्साहित नहीं थे। उन्होंने आमों को देश के भर के विभिन्न कारखानों और विश्वविद्यालयों में बंटवा दिया कि भाई तुम लोग खा लेना इसको। एक और बात बताता हूं, 1981 की बात है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो जियाउल हक, जिनकी फोटो यहां पे आप देख सकते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को, जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी 1984 में जिनकी मृत्यु हुई, उन्हें एक विशेष प्रकार के आम दिए थे, इसको अनवर रटौल आम कहते हैं, ठीक है। ये उन्हें दिया था। और बड़ी बात क्या है, रटौल नाम पे विवाद हो गया था कि ये कहां का माना जाए, भारत का माना जाए या पाकिस्तान का माना जाए, क्या है। इस पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रटौल विवाद को अगर आप जानते हैं तो पहले से चला आ रहा है। मेरे पीछे आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश को देख सकते हैं। अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपतियों के इतिहास की बात करें तो कुछ सबसे ज्यादा चर्चित राष्ट्रपतियों में से एक ये भी थे। हम सब ने वो इराक इन्वेजन की बात की, या हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के युद्ध को देखा, यही साहब थे वहां पे। खैर, है क्या कि आम पे बैन लगा था। जब भारत से जो आम जाते थे यूएस के लिए, उन पे बैन लगा था। लेकिन अमेरिका ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसको मैंगो इनिशिएटिव कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उनको भारत के आम बहुत पसंद थे और इस कारण उन्होंने बाद में वो बैन हटवाया था। देख लेते हैं एक बार उसको। तो क्या है, 2 दशकों तक भारत के आम पे प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने जब वो भारत के दौरे से जब वापस गए तो उन्होंने एक मैंगो इनिशिएटिव शुरू किया। और ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनको खुद को आम बहुत पसंद था, ठीक है। उन्होंने इसी कारण ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रतिबंध हटवा दिए थे कि भाई हमें खुद आम पसंद है, हमारे देश के लोग आम खाएंगे तो वो भी खुश होंगे। और हाँ, ठीक है, पुराने समय पे किसी कारण से प्रतिबंध लग गया होगा, हमेशा वो प्रतिबंध जायज हो सही नहीं है। फिर 17 अप्रैल 2007 को भारतीय आमों के 150 डिब्बे न्यूयॉर्क के जो क्या कहते हैं JF कैनेडी हवाई अड्डे पे उतरे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी, क्या यह इतिहास का बहुप्रतीक्षित फल डिलीवरी हो सकती है।
तो बाकायदा एक इतिहास रहा है जब हम आमों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के दायरे की बात करें। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे लोग, वो भी आम के बड़े कदरदान रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार शॉर्ट में एक बार डिप्लोमेसी की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कूटनीति के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो बहुत सांस्कृतिक कूटनीति, खेल कूटनीति, आर्थिक कूटनीति, ठीक है, हार्ड कूटनीति होती है। ठीक है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, एक हार्ड डिप्लोमेसी कहते हैं। तो हर तरीके की कूटनीति होती है। ये तो हम एक टिपिकल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने मैक्सिकन डिप्लोमेसी, अभी मैंने शुरुआत में बात की थी, जहां पे मजदूरों के द्वारा आपको एक देश में बहुत सारे नियमों को बदलाव करा दिया जाता है। एक इजराइलियन डिप्लोमेसी है, क्योंकि जैसे यूएस की बात करें तो यूएस में बड़ी मात्रा में इजराइल के यानी कि यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं और उनके हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो उसको इजराइलियन डिप्लोमेसी कहते हैं। पहले चीन के साथ जुड़ता था, भारत के साथ जुड़ता है, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टैग है कि इतने सारे लोग भारत के यूएस में रहते हैं, तो निश्चित तौर पे अमेरिका की नीतियां अगर प्रो इंडियंस नहीं है तो उनको ही बैकलैश का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ और की बात कर लेते हैं, जैसे सांस्कृतिक कूटनीति की बात कर लें अगर, तो क्या है, तो सांस्कृतिक, जैसे मैंगो डिप्लोमेसी इसी सांस्कृतिक कूटनीति का एक उदाहरण। भारत का राष्ट्रीय फल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल, बांग्लादेश में इतना प्रेम किया जाता है तो क्यों ना उसके द्वारा किया जाए। देख ले सकते, जैसे कि खाद्य संस्कृति का साझाकरण होता है अगर हम मैंगो डिप्लोमेसी की बात करें तो, और क्या होता है, कृषि विरासत का प्रदर्शन होता है कि हमारे यहाँ किस किस प्रकार के आम पाए जाते हैं, आप क्या किस प्रकार के पाए जाते हैं, क्यों ना हाइब्रिड करके और बेहतर आम उगाए जाए, है ना। पारंपरिक मिठास और आतिथ्य, वो आपने सुना होगा ना कि बारात का स्वागत तो पान पराग से ही करना है। अब हम पान पराग की बात न भी करें तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने वाले किसी स्टूडेंट को ऐसा कभी लगा होगा कि आम उसे नहीं पसंद है। मेरा गला ठीक नहीं था, अभी कल ही मैंने आम खाया, मेरा फिर से गला खराब हो गया, लेकिन फिर भी आम मुझे बहुत पसंद है। तो आम से तो कोई नहीं, तो निश्चित तौर पे पारंपरिक मिठास और आतिथ्य से भी जुड़ता है ये। ठीक है, सामाजिक बंधन का निर्माण होता है, जो सोशल कनेक्शन बनते हैं जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं। दिवाली में आपने देखा ही होगा कि वो जो एक मिठाई होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत फेमस है, मीम कल्चर में तो उससे फेमस कुछ नहीं है, जिसको दिवाली में इधर से उधर रोटेट किया जाता है, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पब्लिक डिप्लोमेसी की बात कर ली जाए तो बहुत प्रकार की हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत की योगा डिप्लोमेसी है। अगर योग कल्चर की बात की जाए तो शायद भारत ने बहुत सारे विश्व के देशों के सामने एक अपना एक किसे कहते हैं कि नया कलेवर प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, चीन की जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है उसकी डिप्लोमेसी है, अमेरिका की हॉलीवुड डिप्लोमेसी है। आज भी एक जितनी भी अंग्रेजी मूवी बनती है, चाहे वो ब्रिटेन में बने चाहे वो कहीं और बने, हॉलीवुड मूवीज कह दिया जाता है। इट्स काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, किस प्रकार से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। तो अच्छा, इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमने देखी है। हमने इसके अलावा जैसे भी मैंने चाइना या इजराइलियन या मैक्सिकन डिप्लोमेसी की बात की, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि इसके अलावा आपने किस किस प्रकार की डिप्लोमेसी को पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा है। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर जरूर मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और बाकी आप सब जब अपने कमेंट्स या लाइक्स के द्वारा वीडियोस को प्रेम देते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। 26 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड के साथ अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। कबीर दास जी से ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके ऑप्शनल में जाइए, हिंदी में जाइए, हिंदी साहित्य चुनिए और विकास लाइव कोड लगाइए, अधिकतम डिस्काउंट वहां पे प्राप्त होगा। बाकी ये स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल विकास सर्च बॉक्स में डालेंगे तो आप तो भी वहां से सीधे मेरे टेलीग्राम यानी कि UPSC बाय विकास सिंह मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studyIQ.com पे आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए स्टडी IQ के हर प्रोडक्ट पे अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपने इस मैंगो डिप्लोमेसी से क्या सीखा और इसके सार तत्व क्या है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।